2/3 बहुमत 160 सीटों से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, मैं कहता हूं, लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है, और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं है। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम्स कौन बनेंगे? डिप्टी सीएम का जब चर्चा आएगा तब सबके साथ बैठकर नाम तय करेंगे। परिणाम एक बार आ जाए, बैठेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की झगड़े नहीं होते कि अंतिम दिन किसी को मनाने के लिए डिप्टी सीएम घोषणा करना पड़े, और जिस दिन घोषणा करे इस दिन बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाए। और बहुत कहावतें भी इसके लिए चलने लगी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो टीम, एनडीए जो टीम तय करेगी, वो टीम बिहार के विकास को समर्पित होगी, मजबूरी से नहीं तय करेगी। एक सवाल और पूछूंगा अमित जी आपसे। ऑपोजिशन भी बार बार इसको उठाता है, और वो है नीतीश जी की हेल्थ की कंसर्न्स, कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इस तरह की बातें वो बहुत जोरों से। आज कल भी तेजस्वी जी ने कुछ कहा कि चाचा जो है हमारे ठीक नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है आपको नीतीश जी के फेवर में? देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, नीतीश जी मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से रोज 4 सभा कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं। 4 सभा करती है तो मैं भी करता हूं। 3 मंजिला ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है जी, और कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलोगे तब 4 सभा कर पाओगे। कहाँ हेल्थ का सवाल है? और लालू राबड़ी के हर सवाल का जवाब नीतीश जी दे रहे हैं, परंतु वो भ्रांति खड़ी कर एक छवि खड़ी कर इससे बाहर निकलना चाहते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों तक जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बहुत देर बाद वो लोग जाकर किसी कंक्लूजन पर आ पाए। उसके बाद जो है ओवैसी जी ने कहा कि जो है 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 12% वाला सीएम, और जो 18% वाला है वो दरी बिछाएगा। तो क्या इसको आप कैसे इसको देखते हैं इनके नहीं, मैं तो बहुत बारीकी से देख रहा हूं विगत 5 महीनों से। इनके गठबंधन के अंदर कोई मनमेल नहीं है, मजबूरी से बना हुआ गठबंधन है। कोई रूट कर 2 महीने तक आता नहीं है, विदेश चला जाता है। कोई रूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की ना बोलता है तो उसको डिप्टी सीएम का झुनझुना पकड़ा देते हैं। और सीटों के बंटवारे में भी इतने झगड़े हुए हैं, अंत तक एक लिस्ट ये महागठबंधन नहीं घोषित कर पाया। हमारे गठबंधन ने, एनडीए ने पूरी लिस्ट की सूची एक साथ घोषित कर दी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम एक मुश्त होकर 5 पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही हैं, और सामने इतना बड़ा बिखराव है कि जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। ये एक जमाने में इंदिरा जी विपक्ष के गठबंधन के लिए कहती थी, इस संतरे जैसा गठबंधन है, चुनाव का छिलका निकलते ही सारी कलियां अलग अलग हो जाएगी और ये बिखर कर टूट जाएगी। आज आपने भी दरभंगा में पीएफआई की बात करी, और आपने कहा कि जो है लालू जी जो है नहीं चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जो है बैन किया जाए। तो क्या ये जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो क्या इसकी वजह से ये पोलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, पोलराइजेशन क्या है? आप मुझे बताओ कि पीएफआई जैसी संस्था जी किस धर्म के अनुयायियों ने बनाई, इसके आधार पर चलनी देनी चाहिए क्या? हमारा नीति स्पष्ट है, जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, वो कोई भी हो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और जेल की सलाखों के पीछे ढेर सारे लोग गए हैं जी।
इनकी राजनीति ही ऐसी है कि देश की सुरक्षा के लिए उठाए हुए कदमों को वो हिंदू और मुसलमान के तराजू में तोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना ही अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। लालू जी कहते हैं कि पीएफआई के संग हो रहा है जो आरएसएस के संग होना चाहिए। अब लालू जी को क्या बताएं, वो राहुल जी तो नहीं है, मगर अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। वो राजनीतिक स्कोर करने के लिए ऐसा बोलते हैं, उनकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए बोलता है। उनको भी मालूम है आरएसएस क्या है और पीएफआई क्या है। अमित जी, इस बार लड़ाई ट्रायंगुलर लगती है क्या? एक नई पार्टी भी आई है, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी आए हैं। भैया क्या है, एक पार्टी इस देश में 1550 पार्टियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा बिहार में है। तो अब ट्रायंगल का तो 1000 एंगल है। जी जी जी, तो आप प्रशांत किशोर की पार्टी को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, सभी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, मगर मुझे पूरा चुनाव स्पष्ट दिख रहा है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है और इसमें बहुत जाड़ी एज एनडीए के गठबंधन को प्राप्त है। तो वोट नहीं कटेगा इनके वजह से, दोनों तरफ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वोट तो मिलेगा, सभी को मिलता है। अब किसी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला, वहां जाकर खड़ा रह गया तो कुछ वोट तो ले ही जाता है। एक चीज और तेजस्वी जी ने शुरू की है, वो कहते हैं विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है बुलेट ट्रेन गुजरात में चलती है, पैसेंजर ट्रेन जो है बिहार में चलती है। तो इस तरह के जो चुनाव के समय में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव के समय के ही बयान है। मैं लालू प्रसाद यादव जी को पूछना चाहता हूं कि बरौनी का कारखाना किसके समय में बंद हुआ? उनके गठबंधन के समय में बंद हुआ, जो मोदी जी ने चालू किया। जी। इतने सारे इथेनॉल बनाने के कारखाने किसके समय में लगे? मोदी जी के समय में लगे। पेट्रो रिफाइनरी किसके समय में आएगी? मोदी जी के समय में आएगी। पीएम मित्र पार्क, जिसके अंदर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्सटाइल पार्क बना, वो किसके समय में बना? मोदी जी के समय में बना। और ये सारा बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हुआ, वो किसके समय में बंद हुआ? लालू जी के समय में बंद हुआ। कानून और व्यवस्था के चलते बंद हुआ। नीतीश बाबू ने 20 साल तक कानून और व्यवस्था अच्छा सुधारा है। मोदी जी ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, अब बिजली के कारखाने लग रहे हैं और अब उद्योग भी यहां आ रहा है, आईटी पार्क भी यहां बन रहे हैं और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहां बन रहे हैं।